हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है 19वीं और 20वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसे पुनर्जागरण भी कहा जाता है। और उसी के अंतर्गत जो लास्ट वीडियो था वह हम लोग पढ़े थे पारसी धर्म में सुधार आंदोलन। आज हम सिख धर्म में सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिख धर्म में सुधार आंदोलन। सिख धर्म। देखिए, पंजाब में जो है सबसे पहले सिखों में धर्म सुधार शुरू करने वाले का नाम है दयाल दास। क्या नाम है? दयाल दास। और इन्हीं दयाल दास के बेटा थे दरबारी सिंह। ये दयाल दास पहला व्यक्ति थे जो सिखों में धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था। और उन्हीं के बेटे दरबारी सिंह ने, दयाल दास ने सबसे पहले पंजाब के क्षेत्रों में मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया और निरंकारी आंदोलन का शुरुआत किया। निरंकारी आंदोलन का शुरुआत किया। दयाल दास पंजाब के क्षेत्र में पहले धार्मिक सुधारक हुए जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और निरंकारी आंदोलन चलाया। दयाल दास के बेटे दरबारी सिंह थे। इन्होंने निरंकारी आंदोलन को जो है पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैलाया। आज भी आप दिल्ली में जाइएगा तो जो मुखर्जी नगर है दिल्ली में, जिसको जीटीवी नगर कहते हैं, गुरु तेग बहादुर नगर, वहीं पर देखिएगा बगल में जो है निरंकारी कॉलोनी भी है। और बहुत बड़ा निरंकारी आंदोलन का एक बहुत बड़ा वहां पर जो है आप कह सकते हैं कि केंद्र है वो। तो खैर वो इस धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। दयाल दास। उसके बाद 1815 में एक थे बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह जो थे उन्होंने जो है नामधारी आंदोलन चलाया। नामधारी आंदोलन। बाबा राम सिंह ने कौन सा आंदोलन चलाया सिखों में? नामधारी आंदोलन। और 1845 ईस्वी में कूका आंदोलन इस क्षेत्र में हुआ। पंजाब क्षेत्र में कूका आंदोलन। और इसको चलाने वाले थे भगत जवाहर मल। कौन चलाए थे? भगत जवाहर मल। इनको सियान साहब भी कहा जाता है। सियान साहब भी कहा जाता है। दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की। दरबारी सिंह ने, उनके बेटे दरबारी सिंह ने उसको फैलाया पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में। राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया पंजाब के क्षेत्रों में। और 1845 ईस्वी में कूका आंदोलन चलाया सियान साहब या भगत जवाहर मल ने। अठारह में जो है एक सिंह सभा का स्थापना हुआ। 1873 में जो है एक सिंह सभा का स्थापना हुआ। और इसके संस्थापक थे अटार सिंह और तेज सिंह। 1873 ईस्वी में अटार सिंह और तेज सिंह ने जो है सिंह सभा का स्थापना किया। लेकिन सिख क्षेत्रों में या पंजाब के क्षेत्रों में तेजी से जो धार्मिक आंदोलन बढ़ा, वह बढ़ा आपको 1892 के बाद, 1892 के बाद। 1892 के बाद क्या हुआ कि अमृतसर में खालसा कॉलेज का स्थापना हुआ। अमृतसर में खालसा कॉलेज का स्थापना हुआ। और ये खालसा कॉलेज से क्या हुआ कि पाश्चात्य शिक्षा जो है काफी तेजी से पंजाब के क्षेत्रों में फैला और लोग वहां जो है धर्म के और समाज के सुधार के प्रति जागरूक हुए। यही खालसा कॉलेज आजकल जो है गुरु नानक विश्वविद्यालय हो गया है। गुरु नानक विश्वविद्यालय कौन सा है? यही खालसा कॉलेज जो 1892 में स्थापित हुआ था, 1892 में अमृतसर में खालसा कॉलेज, वह आजकल गुरु नानक विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और पंजाब के क्षेत्रों में तेजी से धर्म और समाज सुधार के बारे में चर्चा होने लगी। इस खालसा कॉलेज का प्रभाव यह पड़ा। उसके बाद आप देखिएगा कि जो महंत होते थे ये गुरुद्वारा पर नियंत्रण स्थापित करते चले गए। गुरुद्वारा पर नियंत्रण स्थापित करते चले गए।
नियंत्रण इसलिए हो गया, महंत महंत लोग क्या हो गए कि ये भ्रष्ट हो गए और स्वार्थी हो गए, और सरकार ने जो था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इन महंतों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और लोग जो थे काफी महंतों को, चाहे गुरुद्वारा जमीन तो दान करते थे या धन, गुरुद्वारा को धन या धन और जमीन दान करते थे लोग जो सिख श्रद्धालु होते थे, लेकिन महंत क्या करते थे, उसका अवैध रूप से उसका उपयोग करते थे, और सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार, उनको सपोर्ट करता था। इन सब के खिलाफ जो है 1920 के आसपास इस क्षेत्र में भ्रष्ट महंत के खिलाफ और सरकार के खिलाफ अकाली आंदोलन चला। और अकाली आंदोलन को सपोर्ट जो है, जो श्रद्धालु थे, जो सिख श्रद्धालु थे, वो करते थे, और भ्रष्ट महंतों को मार मार के भगाया गया, मतलब गुरुद्वारों से। अकाली आंदोलन का काफी प्रभाव पड़ा, सरकार भी प्रेशर में आ गई, और 1922 में जो है एक सिख में गुरुद्वारा प्रबंधन, सिख गुरुद्वारा के लिए जो सुधार के लिए एक अधिनियम लाया गया, और फिर उसमें कुछ सुधार जो है 1925 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिख धर्म में जो है अकाली आंदोलन के कारण, मूवमेंट के कारण जो है काफी धर्म सुधार आंदोलन हुए, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर अकाली आंदोलन का समर्थन किया, और भ्रष्ट महंतों को जो है गुरुद्वारा से कानून का सहारा लेकर या बलात् या बाई फोर्स जो है इनको बाहर का रास्ता दिखाया। तो यह है आपका सिख धर्म में सुधार आंदोलन। उसके बाद सिख धर्म के बाद जो है सुधार आंदोलन के बाद हम लोग मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। हम लोग मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म में मुसलमान, इस्लाम धर्म को मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। देखिए 1857 का विद्रोह हुआ था, और 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों ने मुख्य टारगेट मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म के अनुयायियों को किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुगल सत्ता के ही उत्तराधिकारी अंग्रेज थे। कहीं ना कहीं क्या सही बात यही है कि मुगल सत्ता के ही राजनीतिक उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार थी, और 1857 के विद्रोह में मुसलमानों का बढ़ चढ़कर जो है कत्लेआम किया गया। कहा जाता है कि 27,000 मुसलमानों की हत्या तो अंग्रेजों ने खुद दिल्ली में केवल किया था 1857 विद्रोह के समय में। तो एक तरह से मुसलमानों का अंग्रेजों से एक तरह से दूरी और अलगाव शुरू से ही बन गया था। खासकर मुसलमान में जो उच्च वर्ग थे और मध्यम वर्ग थे, वो अंग्रेजों से काफी नफरत करते थे और दूर रहते थे। कहते थे कि इन लोगों ने चूंकि राजनीतिक शक्ति छीना है, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक रोष था मुसलमानों के मन में। इसी समय में लेकिन धीमे धीमे मुस्लिम कुछ बुद्धिजीवी वर्ग उभरे, और उन्होंने जो इस्लाम धर्म और ईसाई यूरोप का जो प्रभाव है उसके बीच एक संतुलन साधा, और 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना किया गया। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना किया गया, यह कलकत्ता में किया गया। 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना कलकत्ता में किया गया। संस्थापक थे अब्दुल लतीफ, और ये जो थी संस्था थी, ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, पहला बात। और जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा था इस्लाम धर्म में या मुसलमान धर्म में, उस पर यह परिचर्चा चाहता था, जनसंवाद चाहता था, क्योंकि जनसंवाद होगा तो कुछ निश्चित निष्कर्ष निकलेंगे, यह हुआ। लेकिन इस्लाम धर्म को सबसे ज्यादा, मतलब इस काल में जो सामाजिक सुधार आंदोलन में, धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका अगर किसी का है तो उनका नाम है सर सैयद अहमद खान का। उनका नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, और यह एक उच्च मध्य वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। और 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो ये अंग्रेजों का समर्थन किए थे, और ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में ये न्यायिक पद पर थे, जुडिशियल पोस्ट पर थे ये। और 1898 में इनकी मृत्यु हो गई, 1898 में इनकी मृत्यु हो गई। सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, और ये ब्रिटिश कंपनी में न्यायिक पद पर थे, जुडिशियल पोस्ट पर थे। और 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था,
और 1898 में इनकी मृत्यु हो गई। ये सैयद अहमद खान के बारे में कुछ बेसिक चीज है। सैयद अहमद खान का ये विचार था कि मुसलमान जो है अंग्रेजों से दूरी बना के रखे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और उन्होंने उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमानों को कन्विंस किया कि आप जो है पाश्चात्य शिक्षा के नजदीक आइए, आप जो है पाश्चात्य शिक्षा के नजदीक आइए, पाश्चात्य बुद्धिवाद और विज्ञानवाद के नजदीक आइए और धर्म की उन बातों को बुद्धिवाद और मानववाद विज्ञानवाद के निकष पर उसको तौलिए, फिर जो कंक्रीट चीज है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो उसमें अंधानुकरण है, जो उसमें कट्टरवाद को प्रोत्साहन दे रहा है, आप उससे दूर हो जाइए। ये सैयद अहमद खान सोचते थे। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का जमकर समर्थन किया, पाश्चात्य शिक्षा का और जमकर समर्थन किया। वे मुसलमानों को खासकर कहते थे कि जब तक तुम अंग्रेजों से पाश्चात्य शिक्षा के मामले में समान नहीं हो जाओगे, तब तक तुमको राजनीतिक अधिकार देने से कोई फायदा नहीं। अंग्रेजों से राजनीतिक अधिकार अगर तुम छीन भी लिए तो पाश्चात्य शिक्षा में अगर तुम मुसलमान उनका बराबरी नहीं कर सकते हो तो उस राजनीतिक स्वतंत्रता का या राजनीतिक अधिकार का तुमको कोई फायदा नहीं होगा। मतलब शिक्षा के लिए आजीवन संघर्ष करते हैं और काफी इनको इस बात के लिए जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो काफी इनको प्रताड़ित करते थे, क्योंकि यह आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। इतना तक कि इन्होंने साफ साफ कहा कि इस्लाम का एकमात्र स्रोत जो है वो कुरान है। इस्लाम धर्म का एकमात्र स्रोत कौन सी पुस्तक है? कुरान है, इनका मानना था। और कुरान पर इन्होंने टीका लिखा। कुरान पर क्या लिखा? टीका लिखा। और ये टीका भी लिखा तो वो विज्ञान और बुद्धिवाद के दायरे में लिखा। और इनका साफ साफ कहना था कि जो चीज विज्ञान और बुद्धिवाद से मेल नहीं खाता है, उन बातों को अगर धर्म ग्रंथ भी कहता है, कुरान भी कहता है, तो उस बात को हटा देना चाहिए। क्योंकि उनका कहना है कि कुछ बातें समय के साथ खुद ही जड़ हो जाती है, सड़ जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। और यही हाल भारत में हुआ है। उनका स्पष्ट शब्दों में कहना था इस्लाम धर्म के बारे में। इन्होंने मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा के लिए 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का स्थापना किया। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का स्थापना किया। और ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल में जो था पाश्चात्य शिक्षा दिया जाता था। कौन सा शिक्षा दिया जाता था? पाश्चात्य शिक्षा दिया जाता था। इसका यह नहीं था कि यहां पर इस्लाम धर्म को ही पढ़ाया जाता था, ऐसी कोई यहां पर बात नहीं थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1878 में कॉलेज बन गया। क्या बन गया? कॉलेज बन गया। और 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल बन गया। इसका एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि यह कॉलेज या यूनिवर्सिटी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल किसी भी मायने में मुस्लिम धर्म का समर्थक नहीं था। क्योंकि एक डाटा मैं दे रहा हूं 1898 का। 1898 में इस कॉलेज में 7 प्रोफेसर थे, 7 में 2 हिंदू थे और उसमें भी एक संस्कृत का प्रोफेसर था। दूसरा चीज ये कि इस कॉलेज में जो था 285 मुसलमान छात्र पढ़ते थे और 64 हिंदू छात्र पढ़ते थे। तो इस डाटा से आप ये उम्मीद या निष्कर्ष पर जरूर पहुंच गए होंगे कि किसी भी अर्थ में यह कॉलेज जो था यहाँ पर उसका संबंध पाश्चात्य शिक्षा से था, मुस्लिम धर्म के विकास से नहीं था। दूसरा बात है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को जो है दान पैसा हिंदू धर्म के लोगों ने भी दिया, मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी दिया और ईसाई धर्म के लोगों ने भी दिया, पारसी धर्म के लोगों ने भी दिया। सभी धर्म के लोगों ने इसमें खुलकर पैसा दिया। इसलिए यह कहना कि यह स्कूल या कॉलेज का जो डेवलपमेंट मुस्लिम सेंटर के रूप में किया जा रहा था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं था। ये अलग बात है कि स्वतंत्रता के बाद जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय काफ़ी बदनाम हुआ, तो वह जो है इसमें सैयद अहमद खान जो है उनका आत्मा या रूह जरूर काँप रहा होगा। अगर कब्र में भी होंगे हैं वो, तो उनका वहाँ से रूह काँपता होगा जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का उनके वारिसों ने जो हाल कर दिया। आप लोगों ने हाल में विवाद भी सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो लगाया गया था, काफ़ी विवाद हुआ था। तो ये सब जो है, लेकिन खैर ये सब जो है
इसलिए होता है कि समय के साथ जो है कुछ कुंठाग्रस्त लोग विश्वविद्यालय के परिसर में आ जाते हैं और कुंठित वातावरण का निर्माण करते हैं। खैर, इस पर यह मेरा डिस्कशन का बिंदु नहीं है। उसके बाद ये सब तो हो गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। ये जो थे स्पार्क शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ये कहा करते थे कि भारत एक सुंदर दुल्हन है। सैयद अहमद खान करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। ये कहा करते थे कि भारत एक सुंदर दुल्हन है, इसकी दो चमकती आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। हम दोनों एक ही नदी का पानी पीते हैं, गंगा और यमुना का। हम लोग एक ही वादी में सांस लेते हैं। हम लोगों का खून एक हो चुका है। हम लोगों का साथ साथ रहते रहते शरीर एक हो चुका है। हम लोगों का क्या कहते हैं कि शरीर एक हो चुका है। हम लोगों का धर्म, विचार, बहुत कुछ एक साझा हो गया है। हमने एक ऐसी भाषा का विकास कर लिया है जो न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है। वो भाषा का नाम है उर्दू। इनका एकमात्र कहना है, और हाँ, हमारा मतभेद का एक ही बिंदु है, वह है ईश्वर। बाकी कहीं भी हिंदू और मुसलमान में कहीं टकराहट नहीं हो रही। वो 1883 में वह इस पर एक लेख लिखे, लेकिन धीरे धीरे वे कालांतर में संप्रदायवादी हो गए और उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं। अब यह उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे हो सकता है कि कांग्रेस का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, और कांग्रेस के वर्चस्व का जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, तो इसलिए प्रजातंत्र के विरोधी भी हो गए। प्रजातंत्र का विरोधी इसलिए ये हो गया क्योंकि इनका कहना था कि अंग्रेज अगर भारत को स्वतंत्र कर देते हैं और डेमोक्रेसी आ जाता है तो हिंदू बहुत संख्या में है, तो निश्चित बात है कि प्रजातंत्र पर कंट्रोल मुसलमान हिंदुओं का हो जाएगा। इसलिए यह प्रजातंत्र के विरोधी थे। लेकिन यह सैयद अहमद खान का कहीं ना कहीं एक उदार मस्तिष्क वाले व्यक्ति, जो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का वकालत करते थे, वह जो है इसमें कहाँ से कटु मानसिकता पैदा हो गई, यह जो है कहना बड़ा मुश्किल है। और इन्होंने एक पेट्रियोटिक एजेंसी का स्थापना किया। पेट्रियोटिक एजेंसी का स्थापना किए थे ये बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर इन्होंने जो है पेट्रियोटिक एजेंसी का स्थापना किया था। कांग्रेस का विरोध करने के लिए इन्होंने थियोडर बेग के साथ 1893 में थियोडर बेग के साथ मिलकर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का स्थापना किया। 1893 में कांग्रेस का विरोध करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने थियोडर बेग के साथ मिलकर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का स्थापना किया। यह सब सैयद अहमद खान के बारे में कुछ विचार हैं। सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा था और उर्दू में जो है एक तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन किया था। तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन किया था। ये सब जो है इनका काम है। यही है सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान जो थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और स्त्री समानता के भी समर्थक थे। स्त्री शिक्षा पर वो चाहते थे कि बल मिले। महिलाओं को जो 3 तलाक के कारण कष्ट काटना पड़ता है, इसके वो काफी विरोधी थे। ये बहुविवाह के भी विरोधी थे। कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान उस समय के जो अधिकांश मुसलमानों से बहुत ज्यादा प्रगतिशील थे। इस सब चीजों से देखने से लगता है इन्होंने अपने काम में सहयोग के लिए कुछ व्यक्तियों को रखा है, क्योंकि अकेले इतना बड़ा काम तो कर नहीं सकते थे, तो कुछ व्यक्तियों को रखा जिसको अलीगढ़ समूह कहा जाता है या अलीगढ़ आंदोलन के जुड़े नेता कहा जाता है। कुछ लोगों को समूह किया जिसको अलीगढ़ सैयद अहमद खान ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जो उनके कामों में उनको मदद किया करते थे।
जिसको अलीगढ़ आंदोलन या अलीगढ़ समूह भी कहा जाता है, उसमें है चिराग अली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, चिराग अली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, ये व्यक्ति जो थे अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। नजीर अहमद, एक इंपॉर्टेंट नाम है नजीर अहमद। सर सैयद अहमद खान को कुछ व्यक्ति सहयोग प्रदान करते थे उनके काम में, उसमें प्रमुख व्यक्ति थे चिराग अली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, नजीर अहमद। ये लोग को अलीगढ़ समूह भी कहा जाता था और ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता भी थे। खैर, यही हो गया आपका मुसलमान धर्म में। अभी कुछ बाकी है, लेकिन आज का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नए मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में जो कुछ और सुधार हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ। आज नवरात्रि भी है, आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।